उसकी जिंदगी की धुंधली तस्वीरों में कुछ अजनबी शनासा चेहरे थे। शनासा इसलिए कि खूनी रिश्ते थे और अजनबी इसलिए कि उसकी पहचान नहीं रखते थे। अम्मी, अब्बू और हुसनैन। जिंदगी इन तीन लोगों से जुड़ी थी, मगर इन तीनों से कट कर भी खत्म नहीं हुई थी। हुसनैन उसका जुड़वा भाई था, 6 बहनों के बाद उसके साथ पैदा होने वाला कमाल जुनैद का इकलौता बेटा, जिसकी पैदाइश से नफीसा और कमाल जुनैद की जिंदगी में बहारें उतर आई थी। हर वक्त ताने कोसने देने वाली दादी के रवैये में मठास घुल गई थी। तरह तरह की बातें बनाने वाले अपनों और गैरों के मुंह भी बंद हो गए थे। नफीसा मुतमिन थी कि अब दूसरी शादी का मौजू भी जेरे बहस नहीं लाया जाएगा। ना बेटियों के ताने दिए जाएंगे, ना कमतर समझा जाएगा कि अब वो एक बेटे की माँ थी और 7 बेटियों के बाद एक बेटे की माँ होना कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। उन्हें अब सिर्फ हुसनैन याद था, ख्याल था भी तो सिर्फ उसका, और जन्नत वहाँ कहाँ थी? शायद कहीं भी नहीं थी। नफीसा को तो याद भी नहीं था कि उन्होंने हुसनैन के साथ एक बेटी को भी जन्म दिया था। हुसनैन का नाम तो उसी वक्त रख दिया गया था, मगर वो अपने वजूद की तरह कितने ही दिनों बेनाम रही थी। ये तो नाना थे जिनकी तवज्जो उस पर पड़ी थी। नाम भी उन्होंने खुद रखा था, और जाने क्या सोचकर, क्या समझकर वो उसकी बड़ी बहन हफ्सा को खास तौर पर ताकीद कर गए थे कि वो उसका ख्याल रखे। सदा की शुक्रगुजार सब्र करने वाली खामोश तिबा हफ्सा ने ये बात जैसे अपनी गिरा से बांध ली। वो जन्नत के लिए माँ हो गई। दूध उसने फीडर का ही पिया था कि नफीसा ने अपना दूध पिलाने से इनकार कर दिया था। हुसनैन के बाद ना उन्हें अपना कोई होश रहा था, ना घर के किसी फर्द का ख्याल रहा था, और जन्नत तो फिर नन्ही बची थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास भी उसके रोने की आवाज से होता था। जिंदगी के इब्तदाई 5 साल उसने बेफिक्री के आलम में हफ्सा की संगत में गुजारे थे। इन 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माँ बाप या दादी में से किसी ने उसे प्यार किया हो या बुलाकर अपने पास बैठाया हो, कुछ कहा हो या फिर सुना ही दिया हो। घर की इन 3 हस्तियों की जिंदगी तो जैसे हुसनैन से शुरू होकर हुसनैन पर ही खत्म होती थी। लेकिन वो हसास थी, बला की समझदार भी। हुसनैन को हर वक्त माँ के साथ देखती तो उसका भी दिल चाहता कि वो उसे भी बुलाएं, उसे भी प्यार करें, उसके लिए भी कीमती कपड़े खरीदें और ढेर सारे खिलौनों का अंबार लगा दें। बच्ची थी, ना समझ थी। ये नहीं जानती थी कि जब ये ख्वाहिशात उसकी दूसरी बहनों की पूरी नहीं हुई थी तो उसकी कैसे हो जाती। एहसासे कमतरी में घिरी कमाल जुनैद की सभी बेटियां अदम तवज्जी का शिकार थे। माँ एक औरत होते हुए भी उनका दर्द, उनकी अजियत, उनकी शख्सियत के खला को पूर करने से कासिर। शायद 15 सालों की ज़हनी अजियत ने उन्हें भी नॉर्मल नहीं रहने दिया था। शायद लोगों की जुबानों ने उनसे उनका एहसास भी छीना था। वो बस अब एक बेटे की माँ थी, एक बेटे की माँ ही रहना चाहती थी। जब हफ्सा की शादी हुई तो उसकी उम्र 6 साल थी। हंसी खुशी नए कपड़ों में उसने हर तकरीब में दुल्हन बनी हफ्सा की गोद संभाले रखी थी। लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो उस पर यकायक ही इंकशाफ हुआ कि वो उसे छोड़कर जा रही है। बहुत शोर मचाया था उसने, बहुत रोई और चिल्लाई थी वो। दुल्हन बनी हफ्सा के सीने से चिमटी उससे जुदा होने को भी तैयार ना थी। उसकी बहनों ने ही उसे बामुश्किल हफ्सा से अलग किया था। उसे झूठी तसल्लियां दिलासे भी दिए गए थे। उसे बताया गया था वो अभी जा रही हैं, कल आ जाएंगी, लेकिन वो कल फिर कभी नहीं आई थी। हफ्सा के जाने के बाद उसे एहसास हुआ वो बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। उनकी जुदाई से पैदा होने वाले इस खला ने जन्नत की शख्सियत में अजीब से रंग भर दिए थे। अब ईमान उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाल रही थी, मगर वो फिर भी उसका इस तरह ख्याल नहीं रखती थी जैसे हफ्सा रखा करती थी। उसके मामले में बस यही जरूरी समझा जाता कि उसे वक्त पर खिला पिला दिया जाता, नहला धुला कर कपड़े बदल दिए जाते, होमवर्क करवा दिया जाता, मगर उसे तो मोहब्बत और देखभाल की जरूरत थी। ईमान तो उसे अपने साथ सुलाती भी नहीं थी कि इस तरह उसे नींद नहीं आती थी, जबकि उसे हफ्सा के सीने से लग कर सोने की आदत थी। जब से हफ्सा की शादी हुई थी वो घर के एक एक फर्द में उसे तलाशती फिर रही थी, मगर ना उसके जैसा किसी का रवैया था, ना उसकी जैसी किसी की मोहब्बत थी।
फोन पर उससे बात होती तो रो रो कर उसे वापस आने का कहती और वो ढेर सारे खिलौनों का वादा करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करती। दूसरे शहर में थी, जल्द आ भी ना सकती थी। दूसरी बहनों से खास तौर पर माँ से भी कहती वो हुसनैन की तरह उसे भी कुछ वक्त दें, मगर हमेशा की तरह कोई भी इस बात को खातिर में नहीं लाता था। जन्नत गुमसुम, हसास, मासूम और शरीफ थी। हुसनैन इतना ही शरारती, बदतमीज और अफलातून किस्म का बच्चा था। लाड प्यार से सर चढ़ा और कुछ हद तक बिगड़ा हुआ। घर में कमजोर सिर्फ जन्नत ही थी, तो उसका बस भी सिर्फ उस पर ही चलता था। वो बिला वजह उससे लड़ पड़ता, कापियां फाड़ देता, जरा जरा सी बात पर शिकायत लगवा कर डांट पड़वा देता, बाल खींचता, खिलौने भी तोड़ देता। जवाबन वो उसे कुछ भी कह नहीं सकती थी। अगर कह देती तो हंगामा बड़पा हो जाता। नफीसा उल्टा उसे ही डांटने लग जाती। एक ही तो भाई है तुम्हारा, अगर कुछ कह भी दिया है तो क्या हो गया है। उसकी किसी भी शिकायत को खातिर में नहीं लाया जाता था, उल्टा हुसनैन की इन हरकतों को एंजॉय किया जाता। उसकी बदतमीजी एक मासूम सी हरकत महसूस होती, उसकी हट दर्मी पर प्यार किया जाता। जन्नत को अपना जुड़वा भाई अच्छा नहीं लगता था। वो पहले उससे सिर्फ डरती थी, मगर अब नफरत भी करने लगी थी। उसकी तमाम तर कोशिश यही होती कि वो किसी तरह हुसनैन से दूर रहे। कम नुकसान नहीं थे जो वो उसके कर चुका था। हफ्सा जितने भी खिलौने उसके लिए बेचती वो उन्हें तोड़ फोड़ कर रख देता। खेलने की नौबत ही ना आती। माँ के गैर मुनसिफाना रवैये से वो दिन ब दिन शेर ही होता जा रहा था। दूसरी तरफ 6.5 साल की जन्नत अंदर ही अंदर से घुट रही थी, मगर ना किसी को बता सकती थी और ना ही उसकी शिकायत लगा सकती थी, क्योंकि वो 7 बहनों का इकलौता भाई था। नफीसा और कुमाल जुनेद का इकलौता बेटा। उसकी हर गलती माफ थी, उसकी हर खता पर दरगुजर। वो जो चाहे कर सकता था, उसे कोई रोक टोक ना थी। उसे लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो गुस्से में घर की चीजें भी तोड़ देता था, बहनों से उलझ पड़ता। खास तौर पर जन्नत उसके अताब का ज्यादा निशाना बनती थी। उसे वो दिन आज भी याद था जब हफ्सा अपनी पूरे 6 माह बाद लाहौर आई थी। उसके लिए गुड़िया और कपड़े भी लाई तो वो बहुत कुछ हुसनैन के लिए भी थी, मगर हुसनैन से तो जैसे उसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। सुनहरे लंबे बालों वाली बारबी हाथों में लिए उस दिन वो बेइंतहा खुश थी। बड़े छोटे सब एक दूसरे से महव गुफ्तगू थे, बातें हो रही थी और वो गुड़िया हाथ में लिए बरामदे में आ गई थी। फिर वहीं से उसने सीढ़ियों का रुख किया था। ऊपर कमरे में उसका ट्रंक पड़ा था। हुसनैन के अताब का शिकार टूटे फूटे खिलौनों को टैप से जोड़ जोड़ कर उसने वहां इकट्ठा कर रखा था। कोई एक खिलौना भी ऐसा नहीं था जो सलामत रहा हो और कोई एक खिलौना भी ऐसा ना था जिसे उसने कचरे में फेंक दिया हो। जो चीज टूटती वो उसके दिल के ज्यादा करीब हो जाती थी। वो सुनहरे बालों वाली इस गुड़िया को भी अपने उसी ट्रंक में रख देना चाहती थी। वो खुद हुसनैन से महफूज नहीं रहती थी, मगर अपनी गुड़िया को महफूज रखना चाहती थी। जानती थी उसका जनूनी भाई इस गुड़िया को भी नहीं छोड़ेगा, चूल्हे में झोंक देगा या फिर उसकी गर्दन अलग करके उसकी टांगें तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा। वो जेरे लब मुस्कुराती खुशी खुशी सीढ़ियां चढ़ रही थी और हुसनैन उसके पीछे पीछे चुपके से आ रहा था। किसी एहसास के तहत उसने रुक कर पीछे देखा था और फिर खौफ से वहीं थम कर रह गई थी। जन्नत, तुमने मुझे अपनी डोल दिखाई ही नहीं। जन्नत की आंखों में हरास फैल गया। गुड़िया पर गिरफ्त बढ़ गई। वो सही मायनों में अपने इस जंगली भाई से डरती थी, जिसका बस उस पर और उसके मासूम खिलौनों पर चलता था। और उस लम्हे जब वो छत की सीढ़ियों पर खासी बुलंदी से उसके हाथ से गुड़िया छीन रहा था, तो उस वक्त उसने शायद जिंदगी में पहली बार हिम्मत दिखाते हुए अपनी गुड़िया बचाने की कोशिश की थी। इसी खींचातानी के दौरान हुसनैन ने उसकी गुड़िया को बालों से पकड़कर इस कुव्वत से खींचा था कि उसके हलक से चीख निकल गई थी, ऐसे जैसे सचमुच में हुसनैन ने उसके बाल खींच डाले हों। कुछ ऐसी ही तकलीफ थी जो उसके अंदर उठी थी कि अब गुड़िया का सर हुसनैन के पास था और धड़ उसके हाथों में, और वो हंस रहा था उस पर, उसकी बेबसी पर। उसका नुकसान करके अब हंस रहा था। फिर वो गुड़िया का धर हथियाने के लिए लपका था। तैश के आलम में कुछ गुस्से और बेबसी से उसने रोते हुए हुसनैन को खुद से पड़े धकेला था, और तब ही वो लड़खड़ाया था उसकी आंखों के सामने। बहुत अचानक खेल लम्हे का था, या फिर लम्हे से भी कम मुद्दत का था।
ड्राइंग रूम से निकलती नफीसा की आंखों के सामने हुसनैन सीढ़ियों पर लड़खता कच्ची ईंटों के फर्श पर जा गिरा। उसका सर फट गया, खून बहने लगा, आंखें बंद हुई और जिस्म साकत हो गया। नफीसा के हलक से चीख निकल गई और जन्नत टूटी हुई गुड़िया अपने हाथों में लिए खौफ से थर थर कांपती खड़ी रह गई थी। हुसनैन मौके पर ही दम तोड़ गया था। नफीसा नीम पागल सी हो गई। वो भूल गई जन्नत भी उनका खून है। उन्होंने पहली बार उस पर हाथ उठाया, इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गई। ये बदबख्त खा गई मेरे बच्चे को, मार दिया इसने मेरे हुसनैन को, मेरे बेटे को मार दिया। मोहब्बत तो शायद वो पहले भी नहीं करती थी, मगर 6.5 साल की उम्र में उसने सगी माँ की शदीद तरीन नफरत सही। उनका दिमागी तवाज़न दुरुस्त ना रहा था। रात को रोती तड़पती बाहर भाग जाती, हुसनैन की कब्र से लिपट जाती। कहीं और बस ना चलता तो जन्नत पर पल पड़ती। कमाल जुनैद अलग गम से निढाल थे, मगर नफीसा की निस्बत कुछ मुतहम्मिल थे, मगर पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। उन्होंने पहले दिन जन्नत पर हाथ उठाया था, मगर अब तो नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखते थे। बहनें भाई को याद करके अलग रोती और सोचती सिर्फ गुड़िया ही तो थी, मगर गुड़िया 6.5 साल की उस बच्ची के लिए बहुत अहम थी, जिसकी जिंदगी में प्यार मोहब्बत और रिश्तों की बेइंतहा कमी थी। ये पैदा ही क्यों हुई? ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मैंने इसका गला उसी वक्त क्यों नहीं घूंट दिया? और वो सहमी सहमी रोई रोई सी आंखों से उन्हें देखती रहती, कमरे में छुपती रहती। माँ अगर पागल हो रही थी तो नॉर्मल वो भी नहीं रही थी। एक दिन तो इंतहा हो गई थी। नफीसा ने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर ईमान बर वक्त मदाखलत ना करती तो शायद वो ऐसा कर भी गुजरती। उन्हीं दिनों नाना आए थे। घर के मामलात की खबर उन्हें पहले भी थी, मगर जब जन्नत की हालत देखी तो रहा नहीं गया। बेटी पर बरस पड़े। गुमसुम दामाद को भी आड़े हाथों लिया, फिर उसका सामान बांधा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ रहेगी तो हुसनैन की तरह ये भी मर जाएगी। जाते वक्त उन्होंने ईमान से कहा था। वो आंखों में नमी लिए नजरें चुरा गई। भाई का गम ताजा था, सदमा गहरा था, सब्र किसी को भी तो नहीं आ रहा था। उसे कैसे आ जाता? हर चंद उसने जन्नत के लिए नरम होना चाहा, मगर ना हो पाई। लाहौर से कोयटा का सफर बेहद खामोशी से कटा था। वो बीमार थी, जहनी तौर पर भी नॉर्मल ना रही थी। नाना डॉक्टर थे। अगले चंद दिन वो उनके क्लिनिक में जेरे इलाज रही थी। तबीयत संभली तो वो उसे घर ले आए। वो इतनी खौफजदा और हरासा थी कि उनसे भी डरती थी। बोलना तो उसने तकरीबन छोड़ दिया था। खाना बमुश्किल खाती थी। सोते में चीखते हुए उठकर बैठ जाती। उनकी गिरफ्त में चला चला कर रोती रहती। हर बार उसे लगता अम्मा उसे मार रही हैं। हर बार उसे लगता हुसनैन सीढ़ियों से उसकी वजह से गिर रहा है। नाना की आगोश में वो कुछ संभल जाती। नरम रवैया और मोहब्बत से वो कुछ बहल जाती। रोते रोते सो जाती, मगर चेहरे पर तकलीफ वो असरात नींद की हालत में भी ठहरे रहते। वो मेरी गुड़िया तोड़ना चाहता था। सीने से लगकर उनकी कमीज को मुट्ठियों में भींचकर वो रोती। मैंने नहीं गिराया था, वो खुद गिर गया था बाबा। नाना उसकी ज़हनी हालत के पेश नज़र काफ़ी परेशान रहे। उन्होंने उसका चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से मुआयना करवाया। कुछ अरसे तक सेशन होते रहे, इलाज चलता रहा। रफ्ता रफ्ता वो नॉर्मल होने लगी, मगर रातों में अब भी रोते हुए उठकर बैठ जाती थी। उसका जहन भटकाने के लिए और ज़िंदगी में उसे मसरूफ़ करने के लिए उन्होंने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। काफ़ी हद तक ना सही, मगर वक्त के साथ साथ वो कुछ हद तक ज़रूर संभल गई थी। हुसनैन की वफात के 10 माह बाद कार एक्सीडेंट में कमाल जुनैद का इंतकाल हो गया था। उसे अच्छी तरह से याद था। नाना उसे अपने साथ लाहौर लेकर नहीं गए थे। वो सारा वक्त उनके मुलाजिम नूरुद्दीन की बीवी के साथ घर में रही थी। वो बच्ची थी, नुकसान की इतनी समझ ना थी। कमाल जुनैद ने ना उससे मोहब्बत की थी, ना ही उसकी बहनों से। हमेशा गुस्से से झंझलाए हुए रहा करते थे। जब हुसनैन पैदा हुआ था तब ही उनके चेहरे के तासुरात बदले थे और वो कुछ नरम हुए थे, मगर ये नरमी, खुश इखलाकी और मोहब्बत भरा रवैया भी सिर्फ हुसनैन के लिए ही था। वो 7 बेटियों के बाप थे, मगर उनको खुशी हुसनैन का बाप बनकर हुई थी। जब तक वो उनके साथ घर में रही थी, उसे याद नहीं था कि उन्होंने कभी उससे प्यार किया हो या नाम से पुकारा हो। उसे शक था शायद इन्हें उसका नाम भी मालूम ना हो। ऐसा बाप
जब दुनिया से रुखसत हुआ था तो बस ज़रा देर के लिए उसने महसूस करने की कोशिश की थी कि उसने ज़िंदगी में एक अहम रिश्ता खो दिया है। ये एहसास तकलीफ दे था। आंखों में नमी भी आई थी, सदमा भी पहुंचा था, मगर वो रो नहीं सकी थी। शायद इसलिए कि वो उनके करीब नहीं रही थी, शायद इसलिए भी कि वो 7.5 साल की एक कम उम्र बच्ची थी जिसे अभी इन मामलात की ठीक से समझ ना थी, या फिर ये ख्याल तसल्ली बख्श था कि उसने अपने वालिद को सीढ़ियों से नहीं गिराया था। वालिद उसकी वजह से नहीं मरे थे, मगर बाप की मौत भी उसके खाते में लिख दी गई थी। वो हुसनैन की मौत की जिम्मेदार समझी जाती थी। अब वो अपने बाप की मौत की भी जिम्मेदार ठहरा दी गई थी। वो मनहूस बदबख्त उसकी ही वजह से इस घर की रौनकें कब्रों तले जा सोई थी। सारी खताएं उसके खाते में थी, सारे हिसाब उसकी तरफ खुलते थे। नाना उसे साथ लेकर नहीं गए थे। उन्होंने इन 10 माह में उसे इस कदर मुश्किल से संभाला था कि अब वो नहीं चाहते थे जन्नत वापस इसी घर इसी माहौल में जाए। तब तक नहीं जब तक नफीसा का दिल जन्नत के लिए नरम नहीं हो जाता, या वो उसके ना करदा गुनाहों को माफ नहीं कर देती। वो माँ थी, बेटे के कातिल को माफ नहीं कर सकती थी। बेटा भी ऐसा जो इकलौता हो, 15 सालों की तवील इंतजार के बाद जिंदगी में आया हो, फिर शोहर की हादसाती मौत। उनके लिए ये बड़े गहरे सदमे थे। अभी तक तो उन्हें हुसनैन का सब्र नहीं आया था, तो इस हादसे पर कैसे संभल जाती। नाना की अम्मी से फोन पर बात हुआ करती थी। वो अब भी लाहौर जाया करते थे। इतना वो जानती थी, उसकी माँ पहले से बेहतर थी, और ये भी कि उसे कबूलने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। बहनों का ख्याल था वो बामुश्किल संभली हैं, जन्नत को देखेंगी तो उन्हें हुसनैन याद आएगा, और हुसनैन जिसे नफीसा नहीं भूलती, उसका चेहरा यूं जन्नत के रूप में सामने आएगा तो वो हवास खो बैठेगी। नाना को भी यही लगता था कि ये सूरत हाल सिर्फ उनकी बेटी की ना थी, नवासी की भी थी। जन्नत इसी तरह के हालात से दो चार थी। आज भी वो सोते में उठकर बैठ जाती थी, डर जाती थी, और उन्हें भी डरा देती थी। अपनी माँ को समझाया करो, जन्नत को बद्दुआ ना दिया करे। इतनी बुरी बातें कोई सगी औलाद के लिए भी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है। नाना समझते वो सो रही है, मगर वो सुन रही होती। कभी वो उसकी माँ को ही समझा रहे होते, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तुमने जन्म दिया है उसे। ऐसा कब तक चलेगा बेटा, छोटी सी बच्ची है वो, कुछ तो रहम खाओ उस पर। बच्चों की लड़ाई थी, हुसनैन गलती से गिर गया, इतनी ही जिंदगी थी उसकी, फिर रुक जाते। गलती तुम्हारी भी है, तुमने हुसनैन को बहुत सर चढ़ा रखा था। जाने आगे वो रोते हुए क्या कहती। वो यकदम चुप हो जाते, काफी देर तक चुप ही रहते, फिर फोन बंद कर देते। वो भी आंखें बंद कर लेती। तपती हुई दोपहर, अम्मा की चीखें, मार धार, शोर, कोहराम, और हुसनैन, उसकी पेशानी से फूटता खून, और गुड़िया का टूटा हुआ सर। कंबल हाथों में बींचकर वो आंखें खोल देती। क्या हुआ मेरे बच्चे को? नाना उसे बाहों में भर लेते। उसे मैंने नहीं मारा था, सीने में सर दिए वो फूट फूट कर रो देती। पहले उसने मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, मेरी गुड़िया को तोड़ा। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। जानता हूँ, नाना तसल्ली देते, वो सब गलती से हुआ था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो हर बार कहते, उसके नन्हे जहन की ग्रहें सुलझाने की कोशिश करते और यकीन दिलाते वो सिर्फ एक हादसा था जन्नत का, इसमें कोई अमल दखल नहीं। और वो यकीन कर लेती, वो यकीन करना चाहती थी, मगर इस यकीन से रिश्तेदारों की उससे मुतल्लक राय कभी नहीं बदली थी। वो आईने में खुद को देखती, उसे हुसनैन ही नजर आता। आंखें, चेहरे के खदोखाल, शहद रंग बाल, जन्नत के रूप में वो भी था। बचपन का सदमा, ट्रॉमा की सूरत इख्तियार कर गया था। एक खौफ, वहशत भरा एहसास, एक पछतावा, वो उसके साथ ताउम्र रहने वाला था। नाना की संगत में उसने बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम जमाए थे। उन्होंने माजी से आज़ाद करके उसे संभाल दिया था। आने वाले वक्त से मुतल्लक मुमकिना मसाइल और परेशानियों के पेश नज़र उसे पहले से ही तैयार करते रहे थे। जब तक वो उनके साथ रही थी, वो अपने बचपन के माजी को किसी हद तक अपनी जिंदगी से निकालने में कामयाब हो गई थी। वो उसे यकीन दिलाते रहे थे कि ये एक हादसा था, और वो उस बात पर यकीन कर चुकी थी।
इस अरसे में उसकी 2 बहनों की शादियां हुई थी, मगर वो किसी एक शादी में भी शरीक ना हो सकी थी। जब तैयबा की शादी तय हुई तो उसकी उम्र 15 साल थी। पूरे 9 साल बाद वो नाना के हमरा शादी में शिरकत करने के लिए आई थी, लेकिन यूं कि वो बराह रास्त अपनी माँ से नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा था। नाना की वजह से ही वो कुछ खामोश थी, या शायद वक्त ने उन्हें सबक की रुदा ओढ़ा दी थी। मगर सब कहते थे वो बहुत खामोश रहती थी, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। जिंदा होते हुए भी कोई जिंदगी से कैसे दूर होता है। नफीसा उसकी जिंदा जावेद मिसाल थी। भरे पड़े खानदान में जन्नत एक अजनबी थी। उसके अपने तो सिर्फ नाना ही थे, सिर्फ उसके नाना ही काफी थे। बज़ाहिर कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था, मगर खोजती निगाहों में अजीब सा तासुर जरूर झलकता था। उसे शादी के दौरान महसूस होता रहा था कि माँ उसे देखती रही है, उसके चेहरे के खदोखाल में अपने हुस्नैन को खोजती रही है। अगर आज हुस्नैन जिंदा होता तो वो भी उसकी तरह एक खूबसूरत टीनेजर होता, और शायद यही ख्याल ही उनकी तबीयत खराबी का मौजब बना था। नए घर में रिश्तेदारों से मिलकर, बहनों से बातें करके, उनके साथ शादी की शॉपिंग में मसरूफ होकर उसे बहुत अच्छा लगा था। मायूं मेहंदी के फंक्शन में उसने बहुत खामोशी और दिलचस्पी से अटेंड किए थे। ये नाना ही की वजह से मुमकिन हो पाया था कि उस घर में अब भूलने से भी माजी का किस्सा कम अज कम खुले आम नहीं छेड़ा जा रहा था। बहनों का रवैया उसके साथ कदरे बेहतर था। ताया, चचा और फुफ्फो की फैमिली का इखलाक भी कुछ बुरा ना था। खामोशी थी तो सिर्फ माँ की तरफ से थी, फासले थे तो सिर्फ माँ की तरफ से। नाना ने मना किया था, तब ही वो चुपके चुपके से दूर दूर से ही उन्हें देख लिया करती थी, मगर उनके सामने आने से गुरेज करती थी। नफीसा की आंखों से जो नफरत झलकती थी, उसकी पहचान उसे बहुत अच्छी तरह होती थी। बारात वाले दिन वो सियाह और सुनहरी फ्रॉक में इस कदर हसीन लग रही थी कि दीगर कई चचाजाद, तायाजाद और फुफ्फोजाद भी अचानक से हाजिर हो जाने वाली इस कजन पर फिदा हुए थे। मगर वो तो जैसे बुरहान की थी, बुरहान ही के लिए बनाई गई थी। बुरहान वासफ उसके बड़े ताया का इकलौता बेटा था, 5 साल बड़ा था उससे। खानदान भर का लाडला और होनहार सपूत। आते जाते वो कहीं ना कहीं उसे रोक लेता, कोई ना कोई सवाल झाड़ कर उसके सख्त रद्द अमल को एंजॉय करता। वो लिफ्ट नहीं करवा रही थी, ना उसे ना अपने खानदान के किसी भी कजन को, मगर दिल ही दिल में वो बुरहान की शख्सियत और वजाहत से मुतासर जरूर हुई थी। जब वो FSC के एग्जाम से फारिग हुई तो ताया ने बुरहान के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। गोया ताई उस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं थी, मगर बेटे की पसंद के आगे मजबूर हो गई थी। नाना को बज़ाहिर सब ठीक लगा। बुरहान खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था, अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, उसका ब्राइट फ्यूचर था। अदब, अदाब, तमीज़ो तहजीब। उन्होंने सोच विचार के लिए ज्यादा वक्त ना लिया और हाँ कर दी। सादगी से निकाह कर दिया गया, मगर रुखसती जन्नत की पढ़ाई खत्म होने तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इन्हीं दिनों से उसे बुरहान को जानने का मौका मिला था। फोन पर बातचीत हुई तो वो भी उससे मोहब्बत करने लगी। नाना के बाद उसकी जिंदगी में आने वाला वो दूसरा मर्द था जिससे उसने खालिस मोहब्बत की थी। नाना के बाद अब वही उसका सब कुछ था। जिंदगी में बज़ाहिर सब ठीक चल रहा था। नाना हार्ट अटैक के बाद अचानक ही दुनिया से चल बसे थे। वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर से फारिग हुई थी। इतना बड़ा धचका लगा, उसकी दुनिया तो जैसे वीरान हो गई। पढ़ाई को खैर बात कहकर उसे फौरन ही लाहौर सायरा खाला के पास जाना पड़ा। नाना उन्हें वसीयत करके गए थे, सो उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। जन्नत को सदमे से निकलकर संभलने में कुछ वक्त लगा था। 2 माह बाद ही ताया ने रुखसती पर जोर देना शुरू कर दिया था। नाना उसकी शादी की वसीयत करके गए थे, मगर वो फिल वक्त उसके लिए तैयार ना थी। उससे बड़ी 2 बहनें घर बैठी थी, मगर नफीसा को कोई एतराज ना था। वो भी जैसे यही चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। 18 साल की उम्र में वो रुखसत होकर बुरहान के घर चली गई थी। जिंदगी नई डिगर पर चलने लगी तो नए घर में नए रिश्तों को उसने अपना बना लिया। गो के ताई के साथ साथ बुरहान की बहनों का रवैया भी उसके साथ खुशगवार नहीं था, मगर उसने जैसे बुरहान की मोहब्बत को ही अपना सब कुछ मान लिया था। नाना सब्र और अज़म का सबक पढ़ा कर गए थे उसे, तभी वो उनके रवैयों से दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी। वो
وہ पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। बुरहान ने उसे ना रोका। नाना की जुदाई का जख्म कभी मंदमिल नहीं हो सकता था, मगर जिंदगी ने खुशियों भरे लम्हात दिए तो वो भी जीने की कोशिश करने लगी, और यहीं से एक कड़ी आजमाइश का आगाज हुआ था। शादी के 3 साल गुजर जाने के बावजूद वो माँ नहीं बन सकी थी। उसके भांजपन की वजह डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी। मर्ज ला इलाज हो तो जवाब दे दिया जाता है, उसे भी जवाब दे दिया गया था। उस रात वो घर आकर बहुत रोई थी। बुरहान कितनी देर तक उसे समझाता रहा था, तसल्ली दिलासे देता रहा था। वो उसे शहर की बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की बात कर रहा था। वो उसे इलाज की यकीन दहानी करा रहा था। तुमने नहीं सुना वो डॉक्टर क्या कह रही थी? वो मेरे लिए कोई इलाज तजवीज नहीं कर सकती। रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर ली थी। सोचो जन्नत, आज कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकी? भांज होना एक बीमारी नहीं है, भांज होना एक हकीकत है। वो मायूसी के अंधेरों में इतना गर्क हो चुकी थी कि उसे अल्लाह की जात नजर आ रही थी, ना अपनी तख्लीक की हकीकत समझ आ रही थी। जहन खाली सा हो गया था। बुरहान की कोई दलील, कोई हुज्जत उसका गम हल्का ना कर सकी, उसे उम्मीद नहीं दिला सकी, यकीन ना सिखा सकी। यके बाद दीगरे शहर के कई बड़े हॉस्पिटल्स से उसके टेस्ट हुए। हर टेस्ट की एक ही रिपोर्ट थी, एक ही हकीकत थी, जिसका अहाता मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने अपने मखसूस अंदाज में किया था। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं रोई थी जितना वो उस रात रोई थी। उसके आंसू थम ही ना रहे थे, दिल संभल ही ना रहा था। ये महरूमी उसके लिए क्यों? उठते बैठते आते जाते अब उसे अपने ससुराल में सास और नंदों से ताने सुनने को मिलने लगे थे। नुक्स इसमें था तो अताब का निशाना भी वही बन रही थी। दूसरी शादी का जिक्र भी बार बार उसके सामने ही छेड़ा जा रहा था। बुरहान इकलौता बेटा था और ताई अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने का ख्वाब आंखों में बसाए मजीद इंतजार के हक में नहीं थी। वो बस अब जल्द अज जल्द बुरहान की दूसरी शादी कर देना चाहती थी, मगर बुरहान था कि मान ही न रहा था। वो किसी तौर भी दूसरी शादी का सोच ही न रहा था। उसे औलाद की कोई जल्दी ना थी, ना परेशानी थी, ना कोई फिक्र। परवाह थी तो सिर्फ जन्नत की, कदर थी तो सिर्फ उसके एहसासात की। अगर मेरे नसीब में औलाद लिखी है तो वो मुझे जन्नत से भी हो सकती है, वो अक्सर कह देता। भांज है वो भांज, मां नहीं बन सकती। ताई दिन में 1000 बार दोहराया जाने वाला जुमला उसके सामने भी दोहरा देती। वो चुप हो जाता, कभी गुस्सा करता, कभी झंझला कर उठ जाता। वो उनसे कोई बहस नहीं कर सकता था, रिपोर्ट से दिखाकर उनकी राय नहीं बदल सकता था। ताई ने दिल की बीमारी सीने से लगाई और बिस्तर पर पड़ गई। रो रो कर अपना हशर अलग खराब किया। बुरहान को अपनी जिंदगी मौत के वास्ते दिए। ताई ने दिल की बीमारी सीने से लगाई और बिस्तर पर पड़ गई। रो रो कर अपना हशर अलग खराब किया। बुरहान को अपनी जिंदगी मौत के वास्ते दिए। जज्बाती ब्लैकमेल किया गया, मगर वो फिर भी टस से मस ना हुआ। वो कोई भी ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकता था जिससे जन्नत के जज्बात मजरूह होते हों, और उसकी मोहब्बत देखकर जन्नत एक लम्हे के लिए खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में शुमार करती, और फिर अपनी महरूमी का सोचकर बदकिस्मत तरीन शामिल हो जाती। वो खुद नाकस थी, वो बुरहान को कामिल कैसे करती? वो खुद महरूम थी और वो उसकी अता कैसे बनती? घर में टेंशन भरने लगी। ताई अम्मी का रवैया उसके साथ हद तक अमेज हो गया। अब उसका माजी जेरे बहस लाया जाने लगा। उसकी बदनसीबी और बदबख्ती के साए उस घर की खुशियों पर महसूस किए जाने लगे। बहुत मजबूर और बेबस होकर बुरहान ने बिला आखिर घर वालों के आगे सर झुका दिया था। ठीक है, कर लूंगा दूसरी शादी, मगर अभी नहीं। आप कुछ इंतजार कर लें। जन्नत बहुत अपसेट है, मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहता। जन्नत की आंखें कुर्ब से नम हो गई, गोया वो इरादा कर चुका था, मगर उसे कुछ वक्त दरकार था। क्या वो वक्त जन्नत के जख्म का मुदावा कर सकता था? क्या वो वक्त जन्नत के नुक्स को पूरा कर सकता था? बुरहान को वक्त क्यों चाहिए था? जब इरादा ही कर लिया है तो फिर ये इंतजार क्यों? ये इंतजार किस लिए? उसे है, और कितना इंतजार करूं? 5 साल का इंतजार कम है क्या? फजीला ताई का पारा ही चढ़ गया। मेरा भी जी चाहता है अपने पोते को गोद में लूं,
उसे अपने हाथों से खिलाऊं। जाने कितने दिन बाकी हैं जिंदगी के, वो जाने। और क्या कह रही थी, उसने नहीं सुना। बुरहान को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए वो उसे मजीद क्या हुज्जतें और दलीलें दे रही थी, उसने नहीं जाना। जान भी लेती तो क्या कर लेती। उस रात बुरहान काफी ताखीर से कमरे में आया था। वो बेड पर घुटनों को सीने से लगाए, उनके गिर्द बाजू बांधे, किसी मुजस्मे की तरह खामोश और साकत बैठी थी। उसकी दूधिया रंगत कुमला कर रह गई थी। रोशन चमकती आंखों के दिए बुझ गए थे। उनके नीचे हलकों के अंधेरे थे। वो उसके बराबर में बैठ गया था। जन्नत, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसने पुकारा था। वो एक बार फिर सिसक पड़ी। ये तुमने अपनी क्या हालत कर ली है यार। जानती थी वो उससे शदीद मोहब्बत करता था। उसे किसी भी सूरत उस हालत में नहीं देख सकता था। एक मोहब्बत उसकी भी थी जो शराकत दारी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तो बुरहान की फीमेल कोलीग्स से भी जेलस हो जाया करती थी। कजा उसकी दूसरी बीवी, जिसने बुरहान की जिंदगी में आना था, उसका नाम लेना था, उसके बच्चे की माँ भी बनना था। उसकी हिम्मत वो कहाँ से लाए, उसका हौसला वो कहाँ से लाए। ये अजियत ज्यादा भरी थी, ये जख्म ज्यादा गहरा था। मेरी एक बात गौर से सुनो जन्नत, मोहब्बत भरे लहजे में एक अज़म था, एक अहद, एक यकीन। मेरी जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है उसे कोई और नहीं ले सकता। कमरे में जलते वाहद बल्ब की रोशनी तेज हुई थी। मोहब्बत मैंने सिर्फ तुमसे की है और सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। वो उसके हाथ गिरफ्त मजबूत किए बहुत मान से कह रहा था। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारे दरमियान कभी कोई फासला नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वो यकीन दहानी कराते हुए उसे आइंदा कल के लिए तैयार कर रहा था। मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूँ और हमेशा रहूंगा। और जन्नत, जन्नत कमाल अपनी महरूमी पर उसकी मोहब्बत की रिदा चढ़ाए, उसके एक एक लफ्ज पर ईमान ले आई थी। लड़कपन से लेकर आज तक उसने यही तो किया था, उसे अब भी यही करना था। वो ताई का इकलौता बेटा था। बहुत ख्वाब थे, उम्मीदें थी घर भर के लोगों की उसके लिए, उसके बच्चों के लिए। वो ये जुल्म उस पर नहीं होने दे सकती थी। जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशियां अपनी जात से भरकर अजीज हो जाती हैं। उसे भी वो बहुत अजीज था। तब ही नसीब के आगे सर झुकाते हुए उसने दिल पर भारी पत्थर रख लिया था। तब ही उसके वादों पर भरोसा करके दूसरी शादी के लिए भी राजी हो गई। जिस रोज बुरहान का निकाह था उस रोज उसकी तमाम तार हिम्मत जवाब दे गई थी। वो कमरे में तैयार हो रहा था और उसने रोते सिसकते उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मत जाओ बुरहान, मैं मर जाऊंगी। उसके हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठाते हुए वो उसके कदमों में बैठकर उसे एक बार फिर समझा रहा था। और वो समझ नहीं रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए जा रही थी। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस वक्त को भी सोचा था, अजियत पर मुश्तमिल इन लम्हों का गुमान किया था। बुरहान की जिंदगी में कोई और आएगी और वो उसे आने देगी, कुछ कर ही ना सकेगी। वो घड़ी जब मोहब्बत का वास्ता भी काम नहीं आएगा। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें हफ्सा आपी के घर ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी पर पिक कर लूंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यही बैठकर तुम्हारा इंतजार करना है। जन्नत, जिद मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो हवासों में नहीं लग रही थी। नाचार उसे हफ्सा आपी को फोन करना पड़ा था। उसकी नाना के बावजूद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। शिद्दत से रोते हुए कुछ बेकाबू होकर वो उस रात अम्मी के घर चली आई थी। वो उनसे मिलना चाहती थी, उनके गले लगना चाहती थी, उनके कदमों में गिरना चाहती थी। मगर हानिया ने उसे ड्राइंग रूम से आगे उनके कमरे तक जाने नहीं दिया था। वो तुमसे नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक बार मुझे उनसे बात करनी है। खटा की आवाज के साथ नफीसा के कमरे का दरवाजा मुकफल हो गया था। ऐसा पहले भी हो चुका था, कई बार हो चुका था। वो जब भी आती थी यही होता था। नफीसा उसकी शक्ल तक ना देखना चाहती थी। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। हानिया को रास्ते से हटाकर वो उनके बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से बचाने लगी थी, हमेशा की तरह, कुछ अजियत, कुछ दुख, कुछ कुर्ब और बेबसी के साथ। मुझे दुआ दे दें अम्मी, मुझे एक दुआ दे दें, सिर्फ एक बार मेरे लिए हाथ उठा लें, सिर्फ एक बार। अम्मी, अम्मी, वो रोते हुए उनकी मिन्नतें कर रही थी।
गिड़गिड़ा रही थी, मुझे मार लें, मेरा मुंह नोच लें, मेरी जान निकाल लें, लेकिन ये ना करें, प्लीज ये ना करें। मगर दूसरी तरफ हमेशा की तरह खामोशी छाई रही थी। अल्लाह के लिए दरवाजा खोल दे अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। रोते बिलखते वो घुटनों के बल गिर सी गई। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी जन्नत, आप जाओ यहाँ से। हानिया ने उसे कंधों से पकड़कर वहां से हटाने की कोशिश की थी, मगर उसने हाथ झटक दिए थे, दरवाजे को पकड़ लिया था। आज उसका निकाह है अम्मी, सिसकियों के बीच वो बामुश्किल कह पाई। मैं अभी तक मां नहीं बन सकी, तो इसलिए वो दूसरी शादी कर रहा है। लब भींच कर, आंखें रगड़ कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी, आप सुन रही हैं मुझे? बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और लजाजत से वो दरवाजे से लग गई थी। अम्मी, मैं इस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। उसका गला बैठा हुआ था, गुलोगीर आवाज कमजोर थी। सिर्फ 6 साल की थी अम्मी, जिस्म लर्ज रहा था, दिल तड़प रहा था, आंखें बार बार भीग रही थी। वो किसी नन्हे मासूम बच्चे की तरह टूट टूट कर अपनी सफाई दे रही थी। मैंने उसे नहीं मारा था, मेरा यकीन करें, मैंने उसे, उसकी हिचकियां बंद गई। मुझे माफ कर दें, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, मुझे दुआ दे दें। देखिए नाना भी नहीं रहे, बुरहान भी नहीं रहेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। अम्मी, अल्लाह के लिए सिर्फ एक दुआ, मेरे लिए सिर्फ एक दुआ। लेकिन दुआ नहीं मिली, दरवाजा भी नहीं खुला। हमेशा की तरह उस रात भी हफ्सा आपी उसे जबरदस्ती वहां से उठा कर ले गई थी। बुरहान बार बार फोन कर रहा था, उसकी खैरियत मालूम करना चाह रहा था, मगर उसने फोन पर उससे बात नहीं की थी। नींद की गोली लेकर आराम करना चाहा, मगर उसकी बेचैनी और बेकरारी में किसी सूरत अफाका नहीं हुआ था। अगर जो ये नुक्स उसकी जिंदगी में ना होता, अगर जो ये महरूमी उसका मुकद्दर ना होती, उसने लाख कोशिश की वापस घर जाने की, मगर हफ्सा आपी ने उसे जाने ना दिया। ये भी बुरहान ही की ख्वाहिश थी कि वो कुछ रोज उनके यहाँ ही ठहरे। फजीला ताई घर को सजा रही थी, नई दुल्हन का कमरा सेट हो रहा था, दीगर रस्में अदा हो रही थी। उस सूरत में वो जन्नत को वहां नहीं लाना चाहता था। अलबत्ता ऑफिस से वापसी पर वो रोज ही उसके पास आता था, मोहब्बत का यकीन दिलाता था, उसका खौफ, उसके खदशात को खत्म करने की कोशिश भी करता था। जब तक वो पास होता, वो हर एक बात पर यकीन करते हुए हल्की फुल्की सी हो जाती। सिर्फ ये एहसास कि बुरहान सिर्फ मेरा है, उसे तमाम खदशात से मुबर्रा कर देता, हिम्मत जगा देता, हौसला बढ़ा देता। और जो ही वो नजरों से ओझल होता, तन्हाई उसे सांप की तरह डसने लगती, महरूमियां नए सिरे से सर उठाती और वो खुद अजियती की दलदल में धनसती चली जाती। ये अजियत, ये दुख, ये कुर्ब, ये महरूमी मेरी जिंदगी में क्यों? वो सोचती और रो देती। बुरहान की शादी धूमधाम से सर इंजाम पा गई थी। वलीमे के बाद ही उसे अगले रोज ही लेने आ गया था। हफ्सा आपी उसे ड्राइंग रूम में बिठाए काफी देर तक कुछ कहती रही थी और वो उन्हें तसल्ली देता रहा था। वो उनकी बहन को जान से भी बढ़कर चाहता था, उसे तकलीफ देने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखने की यकीन दहानी करवा रहा था। तैयार होकर जब वो नीचे आई तो बुरहान उसे बहुत फ्रेश और निखरा निखरा सा लगा। जीन्स पर सफेद शर्ट में मलबूस, बाल सलीके से जमे हुए, कलाई पर कीमती घड़ी, वो अपनी मुकम्मल तैयारी में हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा था। जन्नत पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ी थी। वो उठ खड़ा हुआ। हफ्सा आपी ने उन्हें दुआओं के साए तले रुखसत किया था। ड्राइविंग के दौरान वो उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा, मामूल के मुताबिक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई तीसरा फर्द उनकी जिंदगी में आया ही नहीं। यहाँ से वो सीधा उसे रेस्टोरेंट लेकर गया था। उसकी मनपसंद डिशेस का ऑर्डर देकर वो मेज पर उसकी तरफ झुका था। क्या ख्याल है, लंच के बाद शॉपिंग पर चलें? वो शायद उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। जन्नत उसकी आंखों में देख रही थी। वो उसका बुरहान था, वो जरा भी नहीं बदला था। उसकी जिंदगी में जन्नत की वही अहमियत थी, वही मुकाम था। वो उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता था। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जन्नत, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। लंच के बाद जब वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उसने कहा था, अल्लाह ने अगर मुझे औलाद से नवाजा तो उन पर तुम्हारा भी उतना ही हक होगा जितना मेरा या महीन का।
वो खामोश हो गई थी। औलाद का जिक्र ऐसे ही उस पर जमूद तारी कर देता था। शॉपिंग बैग्स हाथों में पकड़े जिस लम्हे वो बुरहान के साथ घर में दाखिल हुई, निगाह सीधी माहीन पर गई। सुरख कामदार जोड़े में मलबूस, नक साक से तैयार नई नवेली दुल्हन उससे बहुत खुश इखलाकी से मिली थी। अलबत्ता फजीला ताई के तेवर कुछ बिगड़े हुए लग रहे थे। उन्हें बुरहान का शादी के दूसरे रोज ही जन्नत को वक्त देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जन्नत माजरत चाहते हुए अपने कमरे की तरफ गई तो बुरहान भी उसके पीछे चला गया था। लाउंज में सामने बैठी माहीन के चेहरे पर एक तारीकी सी छा गई। सरताज ने तो नजर भर कर उसे देखा तक ना था, हालांकि वो अपनी सास के कहने पर उसके लिए कितने शौक से तैयार होकर बैठी थी। फजीला ताई भी सारा वक्त अंदर ही अंदर जलती रहती रही थी। उन्होंने तो माहीन से भी कह दिया था, सब्र से काम लेना बेटी, गुलाम है ये जन्नत का, वक्त लगेगा पर वो तुम्हारा भी हो जाएगा। आखिर तुम उसे बच्चा दोगी। अपनी बहू का उड़ता रंग उन्होंने भांप लिया था। माहीन बदवक्त मुस्कुरा दी थी, मगर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा तासुर जो शोला बनकर लहरा रहा था। शादी के बाद बुरहान अपने हकूक व फराइज का इसी तरह ख्याल रख रहा था जैसे वो शादी से कबल रखा करता था। मजबूरी तले दबी जन्नत के लिए सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। उसे भी समझौता करना पड़ा था। वो माहीन को पसंद नहीं करती थी, ना ही कर सकती थी, मगर फिर भी वो उसके किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। वो उसे उस घर में मुकम्मल तौर पर इस तरह नजर अंदाज करती थी जैसे वहाँ उसका वजूद है ही नहीं। जिस ज़हनी अजियत से वो रोज गुजरती थी, उस लिहाज से ये ख्याल उसके लिए बेहतर भी था। शुरू के 2 माह सब ठीक रहा था। ना बुरहान के रवैये में तब्दीली आई थी, ना मोहब्बत में कमी वाक़या हुई थी। वो आज भी उसे शिद्दतों से चाहता था और इस वक्त तही दामन जन्नत के लिए बुरहान की मोहब्बत आबे हयात से कम ना थी। लेकिन जब माहीन उम्मीद से हुई तो जहाँ उसकी सोई हुई अजियतें जाग उठी, वहाँ बुरहान का दिल भी बदल गया। माहीन पहले उसकी सिर्फ बीवी थी, अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसका स्टेटस ऊंचा हो रहा था, उसके दिल में अपना मुकाम बनाने में कामयाब हो रही थी। वो ज्यादा वक्त माहीन को देने लगा था, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा था। पहले एहसासात में फर्क आया, फिर तरजीहात बदलने लगी। शादी के 5 साल उसने सिर्फ जन्नत के नाम किए थे। अब वो कुछ वक्त खालिस अपने बच्चे की माँ के लिए भी निकालना चाहता था और यही से फासले बढ़े थे। दूरियों का आगाज हुआ था, यही से बदगुमानियां उठी थी और शिकवों का आगाज हुआ था। और फिर रफ्ता रफ्ता सब बदल गया था, जज्बात, एहसासात और तरजीहात भी। जाने कैसे वो नजरों में रहकर भी नजरों से ओझल हुई। जाने कैसे बुरहान की मोहब्बत जब आजमाइश की भट्टी से गुजर कर निकली तो फिर मोहब्बत ना रही। वो सीढ़ियां उतर रही थी, कंधे मायूसी के बोझ तले झुके हुए थे, आंखें बेबसी के एहसास से नम हो रही थी। उसका रुख किचन की तरफ था और किचन से बुरहान वासफ की आवाज आ रही थी। कैसी बातें करती हो माही, तुमने तो मुझे मुकम्मल कर दिया है। वो जो पानी पीने की गर्ज से किचन के अंदर जा रही थी, उसका ये जुमला सुनकर दरवाजे में ही रुक गई थी। काउंटर टेबल के इस तरफ माहीन का हाथ अपने हाथों में लिए वो संजीदगी से कह रहा था, मुस्कुराता हुआ, पुरकशिश चेहरा और ब्राउन आंखों की चमक। कितना खुश लग रहा था वो, कितना मुकम्मल लग रहा था माहीन के साथ। आइंदा ऐसी बातें मत करना, बहुत अहम हो तुम मेरे लिए। सिर्फ अहम हूँ, प्यार नहीं करते आप मुझसे? वो जन्नत को दरवाजे में देख चुकी थी और बड़ी लगावट से पूछ रही थी। अहम वही होते हैं जिनसे मोहब्बत होती है। उसे पत्थर नहीं होना था, मगर वो हो गई थी। मोहब्बत का एतराफ, हाँ, ये मोहब्बत का एतराफ ही था। माहीन से शादी के पूरे 6 माह बाद ये मोहब्बत का एतराफ था। वो जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत जन्नत थी, अब उसकी कुल मोहब्बत उसके बच्चे की माँ हो गई थी। हाँ, मैं जानती हूँ, आपकी मोहब्बत ही तो मेरा सहारा है। खुशदिली से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। माहीन को अपने बाजू के हसार में लेते हुए उसने आहिस्ता से रुख बदला था, तभी उसकी निगाह जन्नत पर पड़ी। एक लख्ते के लिए वो रुक सा गया। माहीन का हाथ उसके हाथ से छूटा था, यूं ही गैर इरादी तौर पर। उसकी ये हरकत माहीन को ताव दिला गई। अरे जन्नत, तुम कब आई? हमें पता ही ना चला। अपने तासुरात को नरमी में ढालते हुए उसने खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया। बुरहान के सामने उसका लहजा हमेशा मिठास लिए होता था। वो जो यहाँ पानी पीने आई थी, गम पर ही इक्तफा करके पलट गई।
तेजी से सीढ़ियां चढ़कर जब वो कमरे में आई तो उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था मगर लॉक नहीं लगाया। वो चाहती थी जब बुरहान उसके पीछे आए तो उसे दरवाजा बंद ना मिले। अब वो भारी दिल के साथ बेड पर बैठी थी, बेकरारी से उंगलियां चटखा रही थी। आंसू थे कि बहे जा रहे थे, दिल था कि रुका जा रहा था। नौबत यहाँ तक पहुंच गई। महज चंद माह के अंदर अंदर वो बेयकीन सी हुई। नफी में सर हिलाकर उसने आंखें रगड़ कर साफ की, फिर खुद को संभालते हुए निगाहें दरवाजे पर मरकूज कर ली। अभी वो भागा भागा आएगा और कहेगा मेरी जन्नत, तुम्हें सुनने में गलती हुई है। हाथ पकड़ेगा, आंसू पूंछेगा, फिर उसकी आंखों में झांक कर अपना अहद दोहराएगा, भला मुझे भी तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत हो सकती है। फिर उसकी आंखों में नमी आएगी और लबों पर मोहब्बत के नाम की तस्बीह, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में और कोई ही नहीं ले सकता। और वो फौरन मान जाएगी, कोई नखरा नहीं दिखाएगी, कोई एतराज नहीं उठाएगी। मगर वो हम सफर, हम नवा, मजाजी खुदा, वो ये सब कहने आया ही नहीं। बार बार आंखें मसलते, गाल रगड़ते वो मुंतजर सी बैठी रही, मगर बुरहान वासफ वो आया ही नहीं। मटियाली शाम के अंधेरों में गर्क, उसके इंतजार में बेकरार, वो एक बार फिर भूल रही थी कि पिछले 3 माह से बुरहान एक बार भी तो उसे ये सब कहने नहीं आया था। तुम भांज हो जन्नत, और भांज औरत मर्द पर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं होती। भांज और बोझ, महरूमी का एहसास शदीद तर हुआ, बेबसी का एहसास कवी तर। उसने गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़स कर माहीन की तरफ देखा। कामदार कॉटन सूट में मलबूस, लाइट सा मेकअप किए, सफेद दुपट्टा अपने वजूद पर फैलाए, वो हमेशा की तरह निखरी निखरी सी बहुत फ्रेश लग रही थी। उसने दानिस्ता अपना दाहिना हाथ मेज पर सामने रखा हुआ था, जिसमें आज गोल्ड की एक नई रिंग चमक रही थी। जन्नत ने खामोशी से रेफ्रिजरेटर खोलकर पानी की बोतल निकाली, रैक से कांच का गिलास उठाया और ठंडा पानी उंडेलने लगी। उसका बगौर जायजा लेते हुए माही ने चाय का सिप लिया। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा, और क्यों ना रखे, आखिर मैं उसे एक बच्चा दे रही हूँ। लहजे में तकब्बर उभरा था, आवाज में राउनत थी, आंखों से गुरूर झलकता था, जैसे सारा कमाल सिर्फ उसका था, जैसे अता सिर्फ उसके हाथ में थी, जैसे कज़ा के फैसले उसकी मर्जी, उसकी मंशा से होते थे। जितनी तूफानी मोहब्बत वो तुमसे करता था और शादी के बाद भी जिस तरह वो तुम्हारा ख्याल रखता था, मैं तो ये समझती थी कि वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। जन्नत की जर्द रंगत में एक कुर्ब सा ठहर गया, सुर्ख मतवरम आंखों की नमी कुछ और बढ़ गई। और अब देखो, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, आखिर क्यों ना करे। मैं उसके होने वाले बच्चे की माँ जो हूँ। इतरा कर कहते हुए उसने अपनी गर्दन ऊंची की थी, सर यूं उठाया था जैसे वो किसी सल्तनत की मलका हो। भला वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह बगैर किसी तरफ, बगैर किसी दुआ, बगैर किसी इंतजार के सब अता कर देता है। उसने खाली गिलास मेज पर रख दिया था। सच पूछूं तो मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, शराकतदारी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माहीन ने एक और वार किया था और उसका हर वार ठीक निशाने पर बैठता था। जब मैंने शराकत बर्दाश्त कर ली तो तुम्हें क्या मसला है, उसने मुतहम्मिल होकर पूछा था। तुम्हारी तो मजबूरी है, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बुरहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उसे एक बच्चा दे रही हूँ। जन्नत, तुम उसे क्या दे रही हो? पिछले 5 सालों में तुमने उसे दिया ही क्या है? तमस्कर उड़ाता हुआ लहजा। जन्नत का वजूद छिलनी हुआ, जवाबन वो कुछ कह ना सकी। माहीन बुरहान के होने वाले बच्चे की माँ थी, उसका पलड़ा भारी था, वो उससे कोई बहस नहीं कर सकती थी। अब यही मुनासिब था वो नाश्ते का इरादा तर्क कर दे और भूखी प्यासी यहाँ से चली जाए। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? जन्नत के कदमों की हरकत थमी, कुछ मतवहश होकर उसने माहीन को देखा। वो सीने पर बाजू बांधे उसके सामने खड़ी थी। तुम होश में तो हो? हाँ, होश में हूँ और देखना चाहती हूँ एक भांज लड़की कहाँ तक लड़ सकती है। इस तहज़ाहिया अंदाज में कहते हुए वो किचन में चली गई और जन्नत सदमे से गूंग अपनी जगह खड़ी रह गई थी। भांज, वो एक लफ्ज नहीं खंजर था, दिल में उतरता था और लहू लहान कर देता था। भांज, वो महरूमी का एहसास नहीं, जलता हुआ अंगारा था, वजूद पर गिरता था और भस्म किए जाता था। शाम के 5 बज रहे थे, सपहर का सूरज गुरूब हो रहा था। वो अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। मान किसी ख्याल के जहन में आते ही उसने इस्त्री रख कर मोबाइल उठा लिया था। अब वो बुरहान का नंबर डायल कर रही थी, फिर खामोशी से अगले कई लम्हों तक घंटी गिनती रही थी। मोबाइल शायद साइलेंट पर था। उसने खासी ताखीर से कॉल रिसीव की थी।
हाँ बोलो। उसकी मोहब्बत अनायत और उल्फत की तरह उसके लफ्ज भी कम पड़ गए थे। फकत दो लफ्जों का मुस्तहिक जाना गया था उसे। जन्नत को अपना आप बेहद अर्जा महसूस हुआ, जैसे वो खाक है, पैरों तले रोंदी जा रही है। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। उसने जहन में उभरती उस आवाज को झटक दिया और ढीठ बन गई, बेहिस हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? घर में तो बात करने के मौके कम ही मुयस्सर थे। कमरे में आना भी तकरीबन छोड़ दिया था उसने। तमाम तर मोहब्बत, तवज्जो और अनायतें दूसरी बीवी के लिए रह गई थी। ठीक हूँ, लेकिन मसरूफ हूँ, वो अक्सर सोचती थी। आज फिर सोचने लगी थी, क्या ये वही बुरहान है जो अपनी दूसरी शादी से अपसेट था, जो उसके एहसासात की इतनी कदर करता था कि बामुश्किल दूसरी शादी के लिए राजी हुआ था, जिसे जज्बात की इतनी फिक्र थी कि घर को बड़की कमकमों से सजाने ना दिया था। वो जो सिर्फ उसका था, जो सिर्फ उसे चाहता था। अब तो उनके माबेन बदगुमानियों की इतनी दीवारें खड़ी हो चुकी थी कि वो कुछ कहना भी चाहती तो कह नहीं सकती थी, मगर आज उसे कुछ कहना था। फासले की उस दीवार को तोड़ने के लिए एक कोशिश उसे जरूर करनी थी। मैं सोच रही थी, अगर आज तुम और मैं हफ्सा आपी की तरफ चले जाएं, क्या कभी उसने सोचा था कि उसे इस कदर मुहतात अंदाज में डर डर कर बुरहान से बात करना होगी और माहीन को घर में अकेला छोड़ जाएं? उसके मुतालबे पर बुदक ही तो गया। जानती भी हो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज शाम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट भी है। असल में हफ्सा आपी ने फोन किया था आज शाम खाने पर। उनसे माजरत कर लो, फिर कभी चले जाएंगे। उसने फौरन से कॉल काट दी थी। जन्नत मोबाइल कान से लगाए खड़ी रह गई। खुश्क लबों को तार करते हुए उसने मोबाइल रख दिया। एक बार फिर अपनी तमाम तर तवज्जो आयरन स्टैंड की जानिब मरकूज की और अपना वो जोड़ा प्रेस करने लगी, जिसका रंग बुरहान का पसंदीदा रंग था और जिसे आज वो उसके लिए पहनना चाहती थी, उसके लिए तैयार होना चाहती थी। आंसू टप टप आंखों से गिरने लगे और यही बुरहान कहा करता था, मर जाएगा। आंसू टप टप आंखों से गिरने लगे और यही बुरहान कहा करता था, मर जाएगा मगर दूसरी शादी नहीं करेगा। कपड़े प्रेस करके अलमारी में हैंग करके वो बेड पर बैठ गई। कुछ देर उसने हफ्सा आपी से फोन पर बात करके उनसे माजरत कर ली और आज रात वो उनकी तरफ खाने पर नहीं आ सकेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका दिल तंग सा होने लगा। वो हवाखोरी के लिए बाहर लॉन में आ गई। सामने ही माहीन फोन कान पर लगाए टहल रही थी। नहीं बुरहान, मुझे वो ब्लैक वाला ही चाहिए। आपको हर हाल में मुझे वही दिलाना होगा। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया था कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। एक नजर जन्नत पर डाली, फिर एक अदा से हटाकर रुक गई। अरे हाँ, बेबी का नाम तो अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। जन्नत को देखकर ही उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया करता था।